हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आपकी ये दिवाली अच्छी जा रही होगी। और अभी आप सुन रहे हैं मेरे साथ बस इश्क हो गया। आखिर वो दिन भी आ ही गया था जब एक लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार अभिमन्यु को उसकी आध्या मिलने वाली थी अपनी दुल्हन के रूप में। सुबह से ही सब तैयारियों में लगे हुए थे और आखिर रात होते होते सारी तैयारियां संपन्न हो जाती हैं और उस बड़े से हॉल के दरवाजे पर खड़े अनिकेत और सुमित्रा अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ बारात के आने का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि अभी तक आई नहीं थी। और वहीं वहाँ के एक कमरे में आध्या उस बड़े से आदमकद शीशे के सामने बैठी हुई थी और खुद को अभिमन्यु की दुल्हन के रूप में देख रही थी। आध्या ने लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था और उसके गले में एक भारी हार था जिसके अंदर फीके हरे रंग के छोटे छोटे मोती थे और उसके कानों में भी भारी झुमके थे। आध्या के हाथ चूड़ियों से भरे हुए थे जिनका रंग भी लाल ही था और अंत में सुनहरी रंग के मोटे कड़े थे। और उसके चेहरे की बात की जाए तो उसके चेहरे पर मेकअप था और उसके नाक में एक नथ थी जिसमें भी एक मोती सा लगा हुआ था। आध्या खुद को शीशे में देखती है और एक गहरी सांस छोड़ती है और उसके चेहरे पर हल्की परेशानी थी। आखिर हो भी क्यों ना, अपना घर ऐसे ही थोड़ी छोड़ा जा सकता है। पीछे से अधीरा उसे अपनी बाहों में लेती है और बोलती है, नर्वसनेस हो रही है। आध्या हाँ में सिर हिला देती है तो अधीरा मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, थोड़ा तो चलता है, पर जब जीजू आएंगे तब देखना ये सब झट से छू मंतर हो जाएंगी। आध्या मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेती है तो वहीं अधीशा अपने हाथ में पकौड़ों की प्लेट पकड़े आती है और उन्हें खाते हुए कहती है, दीदी आपकी बारात अभी तक न आई। मैं कह रही थी कि एक बार पूछ लो डीएसपी साहब से, कहीं भाग वोग तो नहीं गए। अधीरा और आध्या उसे घूर कर देखती हैं तो अधीशा उन्हें अपने दांत दिखाते हुए वहां से जाते हुए बोलती है, मैं बाद में आती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से बाहर भाग जाती है और वहीं अधीरा बोलती है, उन्होंने देर कर दी ना, एक बार पूछ ले। आध्या उसकी तरफ देखती है पर कहती कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु के घर पर सभी इधर उधर भाग रहे थे और घर का हर कोना छान मान रहे थे, मानो कुछ ढूंढ रहे हो। वहीं अभिमन्यु सोफे पर अपना सिर पकड़े बैठा था। तभी रमा उसके पास आती है और बोलती है, बेटा कहाँ रख दी तूने जूतियाँ, मिल ही नहीं रही। अभिमन्यु अपना सिर हिलाते हुए कहता है, पता नहीं माँ, मेरे कमरे में ही थी, अब मिल ही नहीं रही मुझे। तभी विधि वहाँ आकर बैठते हुए कहती है, नहीं मिल रही है, इस घर में तो कहीं भी नहीं मिल रही है। चलो भाई ऐसे ही चलते हैं, कौन सा भाभी को आप बिना जूतियों के अच्छे नहीं लगोगे। अभिमन्यु उसे घूर कर देखता है पर विधि उसे कोई भाव नहीं देती और वो अपना मुंह बनाए सोफे पर जाकर बैठ जाती है। और तभी रमा भी थक कर कहती है, चल बेटा ऐसे ही चलते हैं, रास्ते में खरीद लेंगे, बाहर सारे रिश्तेदार इंतज़ार कर रहे हैं ना, चल अभी। अभिमन्यु मुरझाए चेहरे के साथ उनकी तरफ देखता है और फिर अपना सिर हाँ में हिला देता है कि तभी मटकते हुए विधान अंदर आता है और चहकते हुए बोलता है, भाई देखो मैंने क्या इंतज़ाम किया है, इससे आपकी जूतियाँ सही सलामत रहेंगी। तीनों उसकी तरफ देखते हैं तो विधान अपने हाथ में पकड़ी जूतियों को आगे कर देता है जिन पर अजीब से काले रंग के निशान लगे हुए थे। और ये देख सबका मुंह बन जाता है और रमा विधान पर अपना हाथ साफ करते हुए कहती है, ये क्या किया नालायक, खराब कर दी ना पूरे की पूरी। विधान मुंह बनाए कहता है, आपको समझ नहीं आएगा कि ये मैंने इसलिए किया है ताकि किसी को पता ही ना चले कि ये दूल्हे की जूतियां हैं और ये
चोरी होने से बच जाएं। अभिमन्यु का मन कर रहा था कि अपने इस भाई को उठाकर कहीं फेंक दे, पर वो अपने जज्बातों पर काबू कर लेता है और वहीं रमा एक जोरदार मुक्का विदान की पीठ पर जड़ देती है और उसके हाथ से जूतियां छीनते हुए अंदर की तरफ भाग जाती है ताकि उन्हें साफ कर सके। कुछ देर बाद वो वापस लौटती है और अभिमन्यु के सामने उन्हें रख देती है और फिर कुछ ही पलों में बारात वहां से पूरे बैंड बाजे के साथ निकल जाती है। अभिमन्यु अपनी कार में बैठा था, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और उस पर लिखा पत्नी जी पढ़कर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो फ़ोन उठा लेता है। पर इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उसके बगल में बैठी विधि उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है और बड़ी सी मुस्कान लिए उसे देखती है और कहती है, क्या भाई इतना सा सब्र नहीं कर सकते? अभी से भाभी से बात करने लगे? हाँ। उसके इतना कहते ही अभिमन्यु मन ही मन कहता है, ये विधि का विधान दोनों को तो मैं बाद में देख लूँगा, पहले एक बार उनसे मिल लूँ जाकर। हाँ हाँ देख लेना, पर पहले भाभी को तो देख लो। इतना कहकर विधि अभिमन्यु के आगे उसका फ़ोन कर देती है, जिसमें आध्या ने अपने मेहंदी से भरे हाथों की तस्वीर भेजी हुई थी और बस इतना काफ़ी था अभिमन्यु के दिल की धड़कनों को बेकाबू करने के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कमेंट कर ज़रूर बताएं और अभिमन्यु और आध्या की कहानी आगे सुनने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इसके अलावा मेरी एक और कहानी इश्क वाला लब को भी ज़रूर सुनिए। धन्यवाद।